हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेविगेट कोचिंग। आज अपन क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरे कुछ क्वेश्चन है आपसे कि फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या आप अलाइव है, क्या आप जिंदा है। ऑफ कोर्स सब यही बोलेंगे, हाँ हम तो जिंदा है। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि ऐसी क्या चीजें आपकी बॉडी में है जो एक पेन में नहीं है या फिर जो एक बुक में नहीं है, वो आपको अलाइव रख रही है और पेन और बुक को डेड रख रही है। तो आप कुछ कुछ बोलेंगे, मैं गैस कर रही हूँ उसमें से आप एक चीज ये बोल सकते हैं कि हम मैं मूवमेंट कर पा रहे। जो डेड चीज रहती है या फिर जो नॉन लिविंग चीजें रहती है वो मूवमेंट नहीं कर पा रही है। तो फिर मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है कि प्लांट, व्हाट अबाउट प्लांट्स, वो तो एक जगह पे ही प्रेजेंट रहते बट वो लिविंग रहते। तो एक क्राइटेरिया तो साइड कर दो लिविंग का। सेकंड आप ये बोल सकते हैं मुझे कि मैम हम रिस्पॉन्स करते हैं, लाइक अगर मेरे हाथ में पिन चुभ गया तो मैं उसका रिस्पॉन्स करके साइड कर दूंगा। बट फिर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर आप अपने फोन के सामने अपना फेस रखेंगे तो वो फेस से फोन अनलॉक हो जाएगा, वो भी रिस्पॉन्स कर रहा है। तो फिर क्या चीज है जो एक इंसान को लिविंग बना रही है और एक इंसान को नॉन लिविंग बना रही है। क्या आपके माइंड में कंफ्यूजन हुआ, या फिर आपके माइंड में क्यूरियोसिटी हुई जानने के लिए, या फिर आपके माइंड में ये आया कि भाई चलो ये चैप्टर स्टार्ट करो, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो यस, इस चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में आज अपन यही समझेंगे कि क्या होता है लिविंग, क्या होता है नॉन लिविंग, ऐसे क्या फीचर होते हैं लिविंग में जो लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंट करती है। तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक हल्का सा आइडिया देती हूँ कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो बहुत हार्श इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। हार्श इन्वायरमेंट मीन्स क्या होता है, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट जहां पे अपन सोच भी नहीं सकते कि इस इन्वायरमेंट में लाइफ पॉसिबल है, वहां भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। जैसे कि एक आप इमेजिन करो हॉट स्प्रिंग्स, मतलब क्या होता है, गर्म उबलता हुआ पानी एक एरिया में प्रेजेंट है। आप सोच सकते हैं वहां पे एनिमल्स या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते होंगे, बट हाँ वहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते। एक डेजर्ट जहाँ पे दूर दूर तक के पानी नहीं है, प्लांट्स नहीं है, कुछ नहीं है, बस धूप है, बट वहां भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो बहुत हार्श एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं और वो अलग अलग लोकेशन में प्रेजेंट रहते हैं। ये एक डिटेल, ये एक जनरल इंफॉर्मेशन थी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। अब अपन स्टार्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ कि आखिर क्या है फिर लिविंग। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो ग्रोथ कर पाए। ओके, ग्रोथ मतलब क्या होता है कि जो, जैसे कि अपन पहले छोटे बच्चे थे, अब अपनी ग्रोथ हुई, अपन एडल्ट हो गए, तो जो ग्रोथ कर पाए, जो रिप्रोडक्शन कर पाए। रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन। अगर आप इस वर्ड को ब्रेक करोगे तो वन इज री मीन्स अगेन, अदर वन इज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मीन्स फॉर्मेशन। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं कि जो रिप्रोडक्शन कर पाए, मतलब अगेन फॉर्मेशन कर पाए अपने ही जैसे इंडिविजुअल का, उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन करना। आपने देखा होगा काऊ एक लिविंग, क्या होता है, काऊ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्यों? क्योंकि वो अपने जैसे कई सारे रिप्रोडक्शन कर सकती है ऑर्गेनिजम्स का। कैट बहुत सारी कैट का प्रोडक्शन कर सकती है, डॉग, ह्यूमंस, इनको कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास ये भी प्रॉपर्टी होती है कि वो रिप्रोडक्शन कर पाए। अब थर्ड प्रॉपर्टी होती है एबिलिटी, होती है उनके पास किस चीज की एबिलिटी, टू सेंस एनवायरमेंट एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स। माउंट मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस करना, ठीक है। ये मैं माउंट को इजी इंग्लिश में प्रोड्यूस में भी लिख सकती थी, बट मैं ये चाहती हूँ कि आप 11th में ही पूरे एनसीईआरटी का फाउंडेशन, कोर, बेसिक जो भी बोल सकते हैं वो आज से तैयार करते चले। आप एनसीईआरटी के वर्ड से फेमिलियर होते चले, इसलिए मैं एनसीईआरटी की एग्जैक्ट वर्ड लिखती हूँ। जिस वर्ड मुझे लगता है डिफिकल्ट है उस वर्ड्स का मैं आपको ऐसा ही मीनिंग बताते हुए चलूंगी। तो दो अपन ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टी देख ली, वो ग्रो करेगा, वो रिप्रोड्यूस करेगा। अब क्या होता है, जैसे
अगर बाहर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, समर चल ही रहा है, बाहर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, तो अपनी बॉडी क्या करेगी, स्वेटिंग करती है। तो क्या होता है, सबसे पहले अपनी बॉडी ने सेंस करी क्या, थर्ड पॉइंट क्या था, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, मतलब वो सेंस कर लेती है इन्वायरमेंट को। अभी वो इस एग्जांपल में हमने क्या सेंस करी, ज्यादा टेम्परेचर है, ठीक है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सेंस करेंगे इन्वायरमेंट को। और फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, एबिलिटी टू प्रोड्यूस सुटेबल रिस्पॉन्स। अब उसने क्या रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करी, स्वेटिंग करके रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करी। तो यस, लिविंग ऑर्गेनिज्म सेंस भी कर लेती है इन्वायरमेंट को, रिस्पॉन्स भी प्रोड्यूस कर लेती है। क्या बोलती, फिर से फर्स्ट क्या था, लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकती, सेंस कर सकती। एग्जांपल दी थी, हाई टेम्परेचर है, बॉडी स्वेटिंग करेगी तो सेंस करी उसने हाई टेम्परेचर, और रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करी, क्या प्रोड्यूस करी, स्वेटिंग प्रोड्यूस करी। तो जो रिस्पॉन्स है उसमें भी वो वर्क करती है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक है, ये अपन बोल सकते हैं। क्योंकि एक फोन है, उसको धूप में लेके जाओ तो ऐसा तो नहीं वो स्वेटिंग करेगा, ऐसा तो नहीं कुछ टाइम बाद एक फोन से दूसरा फोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ऐसा तो नहीं कि एक टाइम बाद वो फोन ग्रो करेगा, तो नहीं। ये फीचर्स क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। अपन और कुछ फीचर्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट मतलब ही होता है रिप्रोडक्शन करना, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप मेंशन कर सकते हैं, या तो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं या फिर सेल्फ रेप्लिकेशन भी कर सकते हैं, एंड सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड। अब यहाँ पे दो न्यू वर्ड आते हैं, वन इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, अपन खाना खाते हैं, वो खाना टूटता है और दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो ऐसी रिएक्शन अपनी बॉडी में चलते रहती है हमेशा। खाना कहीं कोई पार्ट में खाना टूट रहा है, कोई पार्ट में उस खाने का दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो ये जो रिएक्शन अपनी बॉडी में हो रही है उसको अपन लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। और ये दो टाइप की होती है, कैटाबॉलिज्म एंड अदर वन इज एनाबॉलिज्म। ठीक है, जो कैटाबॉलिज्म है उसमें क्या होता है, ब्रेक होता है फूड का, और एनाबॉलिज्म में क्या होता है, फॉर्मेशन होता है न्यू कंपाउंड का। और देखो केटा 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 ऐसा कुछ साउंड कर रहा है, अपन को कट 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 केटा कट केटा साउंड सिमिलर कर रहा है, तो कट कर रहे हैं अपन किसी चीज को, मतलब उसको ब्रेक कर रहे हैं। तो सिमिलरली केटा मतलब होता है ब्रेक, और एक दूसरा वर्ड आ गया एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब होगा फॉर्मेशन, और ये कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों को मिला के अपन लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म। क्लियर हुआ आपको वर्ड मेटाबॉलिज्म। सेकेंड है सेल्फ रेप्लिकेट। सेल्फ रेप्लिकेट मतलब होता है रिप्रोडक्शन करना है, रेप्लिकेट मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोजेनी या फिर फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग, या फिर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो अपने जैसे एक बेबी का फॉर्मेशन करना, उसको अपन लोग कहते हैं रेप्लिकेशन। और सेल्फ रेप्लिकेशन मतलब वो कैपेबल होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने के लिए। अब होता है सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड। सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइज मतलब बहुत बेसिक वर्ड है। अगर आप बोलोगे कि आज मुझे मेरा रूम ऑर्गेनाइज करना है, इसका मतलब क्या, मुझे हर सामान को प्रॉपर उसकी जगह पे रखना है, ऑर्गेनाइज करना है, वही वर्ड होता है ऑर्गेनाइज का। कि जैसे अपनी बॉडी है, अपनी बॉडी में क्या है, रेस्पिरेशन का अलग पाथवे, डाइजेशन का अलग पाथवे, एक्सक्रीशन का अलग पाथवे। तो क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन में अभी रेस्पिरेशन भी कर पा रही हूँ, मैं अभी ब्रीदिंग भी कर पा रही हूँ, मैं अभी बोल भी पा रही हूँ, मैं अभी मूवमेंट भी कर पा रही हूँ, मैं अभी अपना माइंड यूज भी कर पा रही हूँ। तो मैं एक टाइम पे बहुत सारी एक्टिविटी कर पा रही हूँ, उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। मतलब मेरे पूरे फंक्शन बॉडी में ऑर्गेनाइज है, कोई भी काम करने में मुझे डिफिकल्टी नहीं आ रही है, इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है। अब आपके माइंड में फिर एक क्वेश्चन आना चाहिए कि ये जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स मतलब जिसमें बस एक सेल होता है, मैं आपको बता रही हूँ, ये तो मैंने मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात कर दी,
कि मैं अपना एग्जांपल देख के, एक होते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब यूनि मतलब होता है सिंगल, बायोलॉजी में आपको कहीं भी सेल्यूलर मीनिंग देखिए उसका मतलब होता है सेल, ठीक है। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, इसका एग्जांपल अपन को पता है होता है अमीबा। तो अमीबा में तो कुछ भी नहीं है, ना ही उसके पास नाक है रेस्पिरेशन के, ना ही उसके पास हैंड है मूवमेंट के, ना ही उसके पास ब्रेन है थिंकिंग के लिए। तो फिर ये डेफिनेशन लिविंग की सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में कैसे फिट हो रही है, ये क्वेश्चन आया होगा आपके माइंड में, नहीं भी आया होगा तो अब लाइए। तो क्या होता है अमीबा में, क्या होता है इसी सेल में रेस्पिरेशन भी हो रहा है, इसी सेल में डाइजेशन भी, इसी सेल में एक्सक्रीशन भी, इसी सेल में लोकोमोशन, लोकोमोशन मतलब होता है मूवमेंट करना। तो अमीबा में एक ही सेल है जो पूरे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, बट क्या हो रहे हैं पूरे फंक्शन एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हो रहे, ऐसा नहीं है कि रेस्पिरेशन हो रहा है अमीबा में तो डाइजेशन क्या बोलते डाइजेशन करने में डिफिकल्टी हो रही है या फिर मूवमेंट करने में डिफिकल्टी हो रही है। तो क्या होता है या तो वो मल्टी सेल्यूलर हो या यूनिसेल्यूलर हो, फंक्शन इजिली परफॉर्म होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उसी कैरेक्टरिस्टिक फीचर को अपन लोग कहते हैं सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब हर एक प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म हो रहा है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। तो ये अपने तीन और प्रॉपर्टी समझ लिया, फिर फीचर समझ लिए, एक है मेटाबॉलिज्म, सेल्फ रेप्लिकेट और सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड। ये सब अपन लोग सोचेंगे कि अगर ये सब प्रेजेंट एक लिविंग एक ऑर्गेनिजम्स में तो वो लिविंग है, और यही सब फीचर्स एक लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब अपन एक एक करके पूरे फीचर्स की बात करेंगे। सबसे पहले अपन ने देखा था ग्रोथ। ऑफ कोर्स पहले अपन छोटे थे, आप छोटे थे, मैं छोटी थी, अपनी हाइट छोटी थी, अपनी बॉडी में डेवलपमेंट कम था, अपना ब्रेन कम चलता था, बट विद टाइम अपनी बॉडी में ग्रोथ हुआ, ठीक है। तो ये एक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, बट ट्विस्ट है इसमें भी। आइए जानते हैं पहले ग्रोथ होता क्या है। इंक्रीज इन मास, इंक्रीज हो रहा है मास में, एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। मतलब कि मैं आपको समझा रही हूं, ठीक है, कैसे समझाऊं। ये अपना एक सेल है, ये सेल क्या होगा ग्रो होगा, और ये सेल क्या होगा फिर दो सेल में डिवाइड होगा, यही होता है ग्रोथ। और इसी प्रोसेस से पूरे सेल का, पूरी ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है। अगर आपको पता होगा या नहीं मुझे नहीं पता, एक जायगोट, ये अपन अपनी ऑफलाइन क्लासेस में और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे अगर आपको डाउट होगा तो। ये जायगोट है, जायगोट एक सिंगल सेल था, ठीक है, और जायगोट से ही अपनी इतनी बड़ी कॉम्प्लेक्स बॉडी का फॉर्मेशन हुआ। मतलब ये जायगोट था पहले, ये क्या हुआ बड़ा हुआ, फिर ये दो सेल में डिवाइड हुआ, फिर ये इंडिविजुअल सेल का ग्रोथ हुआ, फिर ये सेल फिर दो सेल में डिवाइड हुआ, और इस प्रोसेस से अपनी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ, और इसी प्रोसेस को कहते हैं अपन लोग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन नाम में क्लियर, एक सेल है, एक सेल है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसको सेल डिवीजन कहते हैं। अब अपना फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इंक्रीज इन मास। मास मतलब क्या होगा साइज, मतलब कि कुछ भी कोई भी एक सेल डिवाइड हो रहा है तो सबसे पहले वो इंक्रीज हो रहा है साइज में, और फिर इंक्रीज हो रहा है नंबर में। मतलब ये पहले साइज में इंक्रीज हुआ, ये ए सेल की बात कर रहे हैं, तो ये पहले साइज में इंक्रीज हुआ, उसके बाद यही सेल दो सेल में डिवाइड होकर नंबर में भी इंक्रीज हो गया। तो इंक्रीज इन साइज एंड इंक्रीज इन नंबर आर टू ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। मतलब कि या तो किसी चीज का साइज में इंक्रीज हो तो भी ग्रोथ ही कहलाएगी, या फिर किसी चीज का नंबर इंक्रीज हो तो भी वो ग्रोथ ही कहलाएगी। इसलिए इंक्रीज इन मास, मास मतलब साइज, एंड इंक्रीज इन नंबर एक ट्विन्स कैरेक्टर कहते हैं। ट्विन्स मतलब जुड़वा। अगर अपन ग्रोथ की बात कर रहे हैं, मान लो अगर अपन लोग ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो अपने माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि अच्छा या तो ये इंसान या फिर ये पार्टिकल या फिर ये सेल का साइज बढ़ रहा है या फिर ये सेल का नंबर बढ़ रहा है, उसको ही ग्रोथ कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकेंड पॉइंट है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन। मैंने अभी आपको बताया था कि कैसे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, मैंने आपको बताया था कि अभी जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था और उसमें डिवीजन हुआ था,
उस डिवीजन को अपन लोग सेल डिवीजन कहते थे, और उस डिवीजन के कारण अपनी पूरी होल बॉडी का फॉर्मेशन हुआ। और ये क्या है, मल्टी सेल्यूलर है अपनी बॉडी। मल्टी सेल्यूलर मीन्स मैनी सेल, मल्टी सेल्यूलर, मल्टी मीन्स होता है मैनी और सेल्यूलर मीन्स होता है सेल। ओके, तो ये जो अपनी बॉडी है मल्टी सेल्यूलर, वो कैसे ग्रो होती है, सेल डिवीजन के थ्रू ग्रो होती है। समझ आया? ठीक है, आगे थर्ड पॉइंट पे जाते हैं। इन प्लांट दिस ग्रोथ ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, प्लांट में क्या होता है, जो ग्रोथ होती है वो थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन होती है। मतलब ये जो ग्रो होगी वो हमेशा होगी, जब तक कि वो प्लांट गिर ना जाए या फिर कोई कट ना कर दे, तब तक कि उस प्लांट की ग्रोथ होते रहती है। जैसे कि मेरी हाइट है प्रॉपर 5 फीट 2 इंच, इसके आगे मैं ग्रो नहीं करूंगी मेरे बुढ़ापे तक या फिर थ्रू आउट द माई लाइफ। बट प्लांट में क्या होता है कि ये जो ग्रोथ होती है वो हमेशा रहती है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं आया, अरे भाई प्लांट भी लिविंग है, एनिमल भी लिविंग है, तो फिर ऐसा क्या है प्लांट में जो उसको थ्रू आउट, आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े प्लांट होते हैं, वो यही रीजन होता है प्लांट का इतना लंबे होने की कि उनकी ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ होती है। तो फिर से अगेन ये टॉपिक है अपना एनाटॉमी का टॉपिक है, जिसमें एक टिश्यू प्रेजेंट रहता है। उस टिश्यू को अपन डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे जब अपन टॉपिक एनाटॉमी पढ़ेंगे, तब आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर करवाई जाएगी कि क्यों प्लांट में ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ होती है। बट फोर्थ पॉइंट है एनिमल। एनिमल्स में क्या होता है, सर्टेन एज तक की ही ग्रोथ होती है। आपने देखा होगा कि आपकी ग्रोथ एकदम से होती थी, फिर रुकती थी, फिर होती थी, फिर रुकती थी। बट अब ये वाली स्टेज आ गई है कि अब तो ग्रोथ हो ही नहीं रही है, जो हाइट है वही हाइट है। ठीक है, तो इसलिए ये कहा गया है कि एनिमल में कुछ एज तक के लिए ग्रोथ होती है और प्लांट में थ्रू आउट लाइफ स्पेन होती है। अब आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा कि अरे भाई क्यों एनिमल में क्यों कुछ टाइम बाद रुक रही है ग्रोथ, तो ये अपन जब रेगुलर क्लासेस लेंगे, ऑफलाइन बैचेस हमारे लॉन्च होंगे, तब आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, उस हार्मोन के बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा कि क्यों ह्यूमन में एनिमल में ग्रोथ एक टाइम के बाद रुक जाती है। एनिमल में आप कुछ भी देख लो, कैट देख लो, डॉग देख लो, रैबिट देख लो, कोई भी एनिमल देख लो, ह्यूमन देख लो, उनकी एक पर्टिकुलर हाइट रहती है। बट जो प्लांट रहते हैं वो बहुत लंबे लंबे रहते हैं, क्योंकि उनकी जो ग्रोथ होती है वो थ्रू आउट द ईयर होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेल डिवीजन अकर इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस द लॉस्ट सेल। इसका मतलब क्या होता है, सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन का मतलब अभी अपन ने समझा, सर्टेन टिश्यू में होता है, कुछ टिश्यू में होता है। क्यों होता है, लॉस्ट सेल को रिप्लेस करने के लिए। अब अपन ये समझते हैं, मान लो आपका हैंड है, ठीक है, आपके हैंड में यहाँ पे चोट लग गई, ठीक है, तो यहाँ पे एक घाव बन गया, वुंड का फॉर्मेशन हो गया। तो क्या होगा, क्या लिखा है, बट यहाँ पे कोई एक सेल होगा जो हेल्दी सेल प्रेजेंट होगा। यहाँ पे मान लो एक सेल है, ये हेल्दी सेल है, तो ये सेल क्या करेगा, ये एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन करेगा, और फिर ये एक सेल 2 सेल का फॉर्मेशन होगा, इस सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन होगा, फिर अगेन इससे 2, इससे 2, इससे 2, इससे 2, इस टाइप से सेल के फॉर्मेशन होंगे, बहुत सारे सेल के फॉर्मेशन होंगे। और आप देखोगे कि कुछ टाइम बाद ये जो अपन को लगा था वो स्पेस पूरी सेल से कवर हो जाएगी और नॉर्मल स्पेस बन जाएगी। तो यही कहा गया है कि सेल डिवीजन सर्टेन टिश्यू में होता है, कुछ टिश्यू में होता है। कुछ टिश्यू क्यों कहा गया है, अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा मुझे हाथ में लगे तो भी सेल डिवाइड करके वो उस जगह को रिप्लेस कर देगा न्यू सेल से, मुझे पैर में लगे तो भी होगा। बट क्या होता है, जो अपने ब्रेन के सेल होते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं ब्रेन के सेल को, अगर वो एक बार डैमेज हो गए तो उनके पास ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो अपने डैमेज टिश्यू को रिप्लेस कर पाए। इसलिए आपने देखा होगा कि कभी कभी एक्सीडेंट होता है तो पेशेंट कोमा में चले जाता है। क्यों जाता है कोमा में, क्योंकि उसके जो ब्रेन के सेल है वो डैमेज हो चुके हैं और ब्रेन के सेल अपने आप को रिप्लेस नहीं कर पाते, वो डिवाइड करके नया सेल नहीं बना पाते, इसलिए न्यू सेल का फॉर्मेशन नहीं होता, पेशेंट कोमा में चले जाते हैं। तो यही था अपना कि कुछ टिश्यू, इसलिए यहाँ पे सर्टेन टिश्यू लिखा है, मतलब कुछ टिश्यू लॉस्ट सेल, यहाँ से जो सेल लॉस्ट हुए थे उसको रिप्लेस करेंगे। कैसे रिप्लेस करेंगे, सेल डिवीजन के थ्रू। ये एक सेल है, ये डिवाइड हो रहा है, इतने सारे सेल यहाँ पे फिल हो जाएंगे इस स्पेस में और रिप्लेस हो जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन। इसका मतलब क्या है,
फिर अगेन जाइगोट से अपनी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ, एक सेल था वो डिवाइड करते गया और अपनी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन कर दिया। तो ये लिखा है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन। थर्ड है वन कैन इजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि जो सेल डिवीजन हो रहा है क्या अपन ये देख पाएंगे? अपन को तो नहीं पता ना कि कैसे सेल डिवाइड हो रहा है, कैसे न्यू सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एक क्लास 11th में एक चैप्टर है सेल डिवीजन, इसमें अपन बहुत डिटेल में बहुत ट्रिक के साथ ये चैप्टर याद करेंगे। बट अगर अपन फिर भी चाहे कि अपन को एक सेल देखना है कि वो कैसे डिवाइड होता है, तो विट्रो कल्चर, दो टाइप की कल्चर होते हैं, एक होता है विट्रो कल्चर और दूसरा होता है वीवो कल्चर। वीवो कल्चर, विट्रो कल्चर होता है जो आउटसाइड बॉडी, ठीक है, ठीक है, और वीवो होता है इनसाइड बॉडी। ठीक है, ये दोनों कल्चर क्या होते हैं? विट्रो कल्चर, वीवी कल्चर, वीवो कल्चर। विट्रो कल्चर होता है आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड बॉडी अपन कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मान लो अपन यही एक्सपेरिमेंट कर दे कि एक सेल डिवाइड कैसे होता है, ये अपन को देखना है। तो अपन देख सकते हैं, एक सेल को लेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, उसको अपन माइक्रोस्कोप में समझेंगे कि कैसे एक सेल दो सेल में डिवाइड हो रहा है, और इसी प्रोसेस को अपन कहेंगे विट्रो कल्चर। वीवो कल्चर होता है इनसाइड बॉडी। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट इसी चैप्टर में आगे एक पार्ट आएगा मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस, उसमें अपन ये टर्म को अच्छे से क्लियर करेंगे और अच्छे से समझेंगे। अभी आप बस विट्रो याद रखो, ठीक है? विट्रो जैसे कि विट्रो कैसे याद रखो, कंफ्यूजिंग है कि विट्रो आउटसाइड द बॉडी हो रहा है, जैसे ये अपन फिंगर से वी बना पा रहे हैं, या पर अपने आउटसाइड बॉडी वी बना पा रहे, इसलिए विट्रो आउटसाइड द बॉडी होगा। अब आप बोलोगे कि मैम वीवो में भी तो वी है बट वो तो इनसाइड बॉडी हो रहा है, तो फिर ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट मैं आपको उसी टाइम अच्छे से क्लियर कर दूंगी जब वीवो भी पढ़ाऊंगी, क्योंकि इस वर्ड में ही कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहा है जो मैं अभी आपको अननेसेसरी नहीं समझाना चाह रही हूँ। तो थर्ड पॉइंट ये है कि सेल डिवीजन या फिर सेल ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ का मतलब ही होता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, और जब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं उसका मतलब हो रहा है सेल डिवाइड हो रहा है। तो अपन इसको इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं माइक्रोस्कोप में, विट्रो कल्चर में। लास्ट पॉइंट क्या है? इन मेजॉरिटी ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब ये भाई ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब क्या होता है? अब ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहती हूँ, ठीक है? वो कॉन्सेप्ट ये है, एक मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले बताई, दो बॉडी होती है, एक होती है यूनिसेल्युलर और एक होती है मल्टीसेल्युलर। एक ही अपनी ये यूनिसेल्युलर, दूसरी है अपनी मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर में क्या हो रहा है? एक सेल है, ठीक है, ग्रो हुआ, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड हुआ, बट ये जो न्यू पार्ट है ये इसकी क्या हो गई? ऑफस्प्रिंग हो गई। ऑफस्प्रिंग से भी एक अच्छा वर्ड लिखती हूं, ये एक न्यू ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हो गया। ये क्या है? अपने न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू बॉडी का फॉर्मेशन हो गया। तो क्या हो रहा है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में क्या हो रहा है? एक सेल है वो ग्रो कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। एज द डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब होता है तुम साइज बड़ा करो या फिर नंबर बड़ा करो, इसका मतलब होता है ग्रोथ। तो वो साइज भी बड़ा कर रहा है, नंबर भी बड़ा कर रहा है, बट क्या हो रहा है? ये जो दो न्यू सेल का फॉर्मेशन हो रहा है वो अपने आप में एक न्यू बॉडी है। अब ये एक न्यू अमीबा बन गया। ये क्या हो गया? एक न्यू अमीबा का फॉर्मेशन हो गया। अब ये अमीबा फिर से ग्रो करेगा, दो सेल का फॉर्मेशन करेगा, न्यू अमीबा का फॉर्मेशन करेगा। पर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? वही सेल ग्रो करेगा, दो पार्ट में डिवाइड करेगा, फिर ये सेल ग्रो करके दो पार्ट में डिवाइड होगा और एक बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। ये ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ये ऐसा नहीं कि ठीक है ये मुस्कान हूं मैं, ये मैं हूं
और इस सेल में आपका फॉर्मेशन हो गया कि ये मैं ग्रो हुई और ये मैं दूसरी मुस्कान का फॉर्मेशन कर दी, लाइक अमीबा। ऐसा नहीं है। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर में, कि अगर एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स डिवाइड कर रहा है तो एक न्यू बॉडी का फॉर्मेशन कर रहा है, बट मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स डिवाइड करके ग्रोथ शो कर रहे हैं। बट यहाँ पे भी ग्रोथ ही है, तो अपन डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में क्या कि ग्रोथ हो रही है कि रिप्रोडक्शन हो रहा है। रिप्रोडक्शन मीन्स अगेन फॉर्मेटरी, अगेन प्रोडक्शन मीन्स फॉर्मेशन। अमीबा, ये मान लो अमीबा है, ये अमीबा का अगेन फॉर्मेशन हो रहा है बट ग्रोथ भी हो रही है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि हो क्या रहा है। इसलिए जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है, लोअर ऑर्गेनिजम्स मतलब वैसे ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल से बने रहते हैं, उसमें डिफरेंशिएट करना डिफिकल्ट रहता है क्या कि ग्रोथ हो रही है क्या कि रिप्रोडक्शन हो रहा है। बट जो हायर ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि एनिमल्स, हायर प्लांट्स, इनमें क्या वर्ड लिखा है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, मतलब दोनों चीज अलग अलग है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब ये ही होता है कि दोनों चीज बोथ थिंक डू डिफरेंट, मतलब ये समझ लो, ये तो कुछ दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये समझ लो कि दोनों चीज अलग है, मतलब रिप्रोडक्शन अलग है, ग्रोथ अलग है। एग्जाम्पल, पहले आप छोटे थे, बस आपकी ग्रोथ हुई, आप रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल थे, क्या आपसे कोई रिप्रोडक्शन, कोई ऑर्गन अपने जैसे किसी का फॉर्मेशन कर पा रहे थे? नहीं कर पा रहे थे। बस आपकी हाइट इंक्रीज हुई, आपका ब्रेन डेवलपमेंट हुआ, आपके हैंड का साइज डेवलपमेंट हुआ, तो एक फेज था जिसमें बस ग्रोथ हुई। फिर एक फेज आया जिसमें ग्रोथ रुक गई है, अब जो मेरी हाइट है वो मेरी हाइट है, इससे ज्यादा मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगी। अब क्या होगा, हमारी बॉडी में रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। इसलिए हायर ऑर्गेनिजम्स या फिर हायर प्लांट्स, हायर एनिमल्स में ग्रोथ अलग फेज है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे, मैं नहीं चाहती कि आपको इस पॉइंट में कुछ भी कंफ्यूजन हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स या फिर मोस्ट ऑफ द टीचर्स को मैं कुछ नहीं कहूंगी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के माइंड में यही कंफ्यूजन रह जाती है कि इस पॉइंट का मीनिंग क्या है। इसलिए मैं इतना टाइम देके इतना ज्यादा आपको एक्सटेंड करके एक्सप्लेन कर रही हूँ इसी कॉन्सेप्ट को, ताकि थोड़ा सा भी कंफ्यूजन ना रहे आपके माइंड में। देखो, अगर आप अपन ह्यूमन की बात करें, ठीक है, तो दो फेज थे। पहला फेज क्या था, चाइल्डहुड फेज, एक बच्चा छोटा था, और एक उसके बाद क्या हो गया, एडल्ट हो गया वो बच्चा। तो जब वो बच्चा था तो वो उस फेज में बस ग्रोथ हुई। अब जब वो एडल्ट हो गया तो बस रिप्रोडक्शन होगा। ये आगे कंटिन्यू, बस रिप्रोडक्शन होगा, मतलब कि ग्रोथ अलग है, रिप्रोडक्शन अलग है। जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम था। एक सेल था, अमीबा है ये, उसकी ग्रोथ हुई, दो सेल का फॉर्मेशन हुआ, अब यही रिप्रोडक्शन भी है और यही ग्रोथ भी है। बट जो हायर ऑर्गेनिजम्स है उसमें ग्रोथ का अलग फेस होता है, रिप्रोडक्शन का अलग फेस होता है। ये लाइन अपन से यही कहना चाह रही है। थर्ड पॉइंट क्या है, वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसीडर्ड एज अ ग्रोथ। ऑफ कोर्स बॉडी मास को अपन लोग ग्रोथ कंसीडर करते हैं। जैसे अपन छोटे थे, अपनी बॉडी का मास छोटा था, मीन्स अपना वेट कम था, बट अपन बड़े हुए, अपना वेट इंक्रीज हुआ, मतलब अपनी ग्रोथ हुई है। पर ट्विस्ट क्या है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आर ऑल्सो ग्रो। हाँ, ये क्या बात हो रही है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे ग्रो कर रहे हैं? आप देखोगे एक माउंटेन है, कुछ टाइम बाद उस माउंटेन की और पीक हाई हो जा रही है, कुछ टाइम बाद उस माउंटेन की और पीक हाई हो जा रही है, तो ये भी तो ग्रोथ ही है। इंक्रीज इन मास क्या था, ग्रोथ था। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी तो ग्रोथ शो कर रहे हैं, तो फिर कैसे एक ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ही फीचर हुआ? यही अपन अब आगे समझते हैं। क्या लिखा है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो इफ वी कैन टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज द क्राइटेरिया ऑफ ग्रोथ। अगर अपन लोग बॉडी मास इंक्रीज हो रहा है ये ग्रोथ का क्राइटेरिया ले, तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ग्रोथ शो कर रहे हैं। एग्जाम्पल माउंटेन, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब बस
बेसिक डिफरेंस क्या है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के ऊपर, ये बॉडी सरफेस के ऊपर ग्रोथ एक्यूमुलेशन हो रहा है ऑब्जेक्ट का, इसलिए ग्रोथ हो रही है। और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है अपन अपने अंदर सेल डिवाइड हो रहा है, इसलिए अपन ग्रोथ शो कर रहे हैं। बट ग्रोथ दोनों शो कर रहे हैं, आप भी शो कर रहे हैं, मैं भी शो कर रही हूँ, और एक माउंटेन भी ग्रोथ शो कर रहा है। तो फिर कैसे डिफरेंशिएट करें लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, यही लिख दिया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनसाइड अंदर से ग्रोथ शो करते हैं। इसलिए ग्रोथ, जो ग्रोथ है वो कैन नॉट बी, नहीं है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। डिफाइनिंग मतलब होता है क्लियर। अपन एक ऐसा वर्ड बोल दे कि जैसे अगर आप मुझे बोलोगे कि भाई तू ह्यूमन बीइंग है, बस बात खत्म, ना ही मैं डॉग हूँ, ना ही मैं कैट हूँ, ना ही मैं स्नेक हूँ, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ, कोई डाउट नहीं है कि मैं ह्यूमन बीइंग हूँ। वैसे ही डिफाइनिंग का मतलब यही होता है, वाओ, डिफाइनिंग का मतलब यही होता है कि आप ये एक्सप्लेन कर पाए कि आप एकदम क्लियर है कि आप यही है। बट ग्रोथ क्लियरिफाई नहीं कर पा रहा है कि ग्रोथ क्योंकि लिविंग में भी दिख रही है अपन को और नॉन लिविंग में भी दिख रही है, इसलिए अपन ग्रोथ फीचर को ऐसे क्राइटेरिया, ऐसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते कि भाई ग्रोथ बस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है। इसलिए कहा गया है कि ग्रोथ कैन नॉट बी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ग्रोथ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या होता है, एक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। क्यों कैरेक्टरिस्टिक क्यों है, क्योंकि आप देखोगे कोई एक डेड बॉडी है, वो ग्रो नहीं शो कर सकती, वो ग्रोथ नहीं शो कर सकती, चाहे वो बच्चे की हो या फिर वो बड़े इंसान की हो। इसलिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टी तो है ग्रोथ, बट वो एकदम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है कि भाई ग्रोथ बस लिविंग में ही हो रही है। अपन ने उसको नॉन लिविंग में भी देखा है। इसलिए ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी मानी जाती है कि वो होती तो है लिविंग में, पर वो डिफाइनिंग नहीं है क्योंकि वो नॉन लिविंग में भी शो होती है। तो यही था अपना ग्रोथ। आई होप आपको ग्रोथ का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जो अपन ने ये लास्ट में 2 पॉइंट पढ़े, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट्स नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बेसिक ये था। उसके बाद अपन ने ग्रोथ में और क्या पढ़ा, यही पढ़ा यूनिसेल्युलर में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिमिलर होता है, बट मल्टीसेल्युलर में डिफरेंट होता है। जो नॉन लिविंग है वो आउटसाइड ग्रोथ शो करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनकी ग्रोथ इनसाइड होती है। ये अपना फर्स्ट जो फीचर्स था लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वो अपन ने देख लिए, दैट इज ग्रोथ। अपन सेकंड फीचर देख रहे हैं। सेकंड फीचर अपन ने देखा था रिप्रोडक्शन। तो मैंने फर्स्ट लाइन में ही आपको मेंशन कर दिया है कि जो रिप्रोडक्शन है वो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर मतलब वो लिविंग है तो उसमें ऑफकोर्स रिप्रोडक्शन होगा ही होगा, बट वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो वो इंसान लिविंग ही नहीं कहलाएगा या फिर वो चीज मर जाएगी। डिफाइनिंग नहीं है, मतलब ऐसा क्लियर नहीं है कि भाई ये तो होना इंपॉर्टेंट, अगर ये नहीं हुआ तो ये तो लिविंग कहला ही नहीं सकता, ये नहीं है रिप्रोडक्शन भी। अब अपन समझते हैं कि आखिर क्यों रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है और क्यों कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, अगेन मल्टी मीन्स मैनी, सेल्यूलर मीन्स सेल, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत सारे सेल से मिलके बने हुए हैं। रिप्रोडक्शन रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी प्रोसेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू द पेरेंट्स। मतलब कि मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में अपन यह बात करते हैं कि जो रिप्रोडक्शन होता है, मतलब एक बॉडी का न्यू फॉर्मेशन होता है, फिर रिप्रोडक्शन अगेन फॉर्मेशन होता है, उसमें जो प्रोजेनी होती है, प्रोजेनी मतलब होता है बेबी, तो अपन लोग बायोलॉजी के वर्ड में होते हैं प्रोजेनी। प्रोजेनी वर्ड को अपन लोग देखेंगे तो प्रो मीन्स ऐसा याद रख लो बिफोर, ये एक मैं ट्रिक से बता रही हूँ, ठीक है। बी और जेनी का मतलब याद रख लो जनरेशन। तो जो जनरेशन है उसके जो स्टार्टिंग, जैसे कि कोई भी जनरेशन, कोई भी बच्चे का फॉर्मेशन हो रहा है तो प्रो है मतलब बिफोर, मतलब एकदम स्टार्टिंग है,
और जेनी मतलब जनरेशन। तो वो जो बेबी है वो एकदम उस जनरेशन का एकदम स्टार्टिंग वाला फेस है, इसलिए उसको अपन लोग प्रोजेनी भी कहते हैं। बेबी कहीं पे भी अपन अपने आंसर्स में या फिर बायोलॉजी में अपन लोग अपने आप को प्रोफेशनल शो करेंगे तो कहीं भी ये बेबी वर्ड का यूज नहीं करेंगे, बिकॉज ये ऐसा कैसे बोलूं, ये अच्छा साइन नहीं देता है बायोलॉजी को रिप्रेजेंट करने का। तो अपन बेबी के वर्ड के जगह पर प्रोजेनी का यूज करेंगे। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो बेबी होता है वो उनके जैसे सिमिलर होता है, हल्के वेरिएशन होते हैं। जैसे मैं मेरे पेरेंट्स से सिमिलर हूँ बट हल्के वेरिएशन में, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट तो नहीं हुई हूँ मेरे पेरेंट्स से, या फिर आप भी नहीं हुए होंगे, हल्के वेरिएशंस होंगे। तो यही होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। अब सेकेंड क्या लिखा है इन, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये एनसीईआरटी की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन तो नहीं बोलूंगी बट ये ऐसी लाइन है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्लियर ही नहीं कर पाते, पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। तो आइए अपन इस लाइन में फोकस करते। इनवेरिएबिलिटी एंड इम्प्लिसिटी वी रिफर्स टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब कि इनवेरिएबिलिटी मतलब है इस लाइन में मीनिंग ऑलवेज, एंड इम्प्लिसिटी मतलब होता है इनडायरेक्टली। तो इस लाइन का ये मतलब है जब अपन लोग मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे तो कैसे समझाऊं, ठीक है, जब अपन लोग मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे तो अपन लोग इनडायरेक्टली हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही बात करेंगे। समझ आई बात? मैं आपको समझाती हूँ। दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जैसे अभी एक एग्जांपल दी थी, अमीबा है, अमीबा ग्रो किया और दो अमीबा का फॉर्मेशन हो गया। ये जो दो अमीबा है ये इसकी प्रोजेनी है। ठीक है, प्रोजेनी, ये क्या होगा, ये जो अमीबा है ये पेरेंटल अमीबा है, इससे पूरी सिमिलर दिखेगी, कहीं पे कुछ भी चेंजेस नहीं दिखेगा। ऐसे रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अपन ये भी चैप्टर सेल डिवीजन में अगेन यही समझेंगे कि क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चीजें सिमिलर दिखती, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्यों चीजें डिफरेंट दिखती है, क्यों आप अपने पेरेंट्स से अलग होते हैं। दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते। सेकेंड पॉइंट है वेरिएशन होता है अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, सेक्स ऑर्गन की नीड होती है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, मेल गैमेट को कहते हैं स्पर्म, फीमेल गैमेट को कहते हैं ओवम, दोनों का फ्यूजन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और फिर जाइगोट में मल्टीप्लिकेशन होकर अपनी कॉम्प्लेक्स बॉडी का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि ये अपना स्पर्म, ये मिलेगा ओवम से, फॉर्मेशन होगा जाइगोट का, जाइगोट में होगा सेल डिवीजन और बहुत सारे सेल का फॉर्मेशन होगा, सेल डिवाइड होंगे, बहुत सारे सेल का फॉर्मेशन होगा, उसको अपन लोग कहेंगे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये बेसिक है। तो क्या हो रहा है, ये जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे कि प्रोजेनी, कोई भी एक बेबी, कोई भी एक नया बेबी का फॉर्मेशन हुआ, उसमें क्या होगा, वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि आधे कैरेक्टर मेल से फादर से आते हैं, आधे कैरेक्टर मदर से आते हैं, फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, इसलिए वो अपने पेरेंट्स से सिमिलर नहीं दिखता। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट होता है तो 100% कैरेक्टर दोनों प्रोजेनी में चले जाते हैं। अब ये वेरिएशन क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये सब आगे के टॉपिक्स है। ये तो बस अपन ने आज एक लिविंग वर्ल्ड चैप्टर स्टार्ट किया, बायोलॉजी का बेसिक समझ रहे, ये भी अपन आगे समझेंगे कि क्यों आ रहा है वेरिएशन, बट अभी इस टाइम पे समझने का कोई वैलिड रीजन नहीं है पॉइंट। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। अपन ने क्या बात करी कि जब भी अपन लोग मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे तो
तो अपन लोग ऑलवेज इनडायरेक्टली यही समझेंगे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा है। ये था इस पॉइंट का मीनिंग, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन, हाँ ठीक है, हटा। उसके बाद क्या है, फंगाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजली ड्यू टू मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर। एक है फंगस, वो क्या हो रही है, एसेक्सुअल स्पोर से स्प्रेड हो रही। जैसे स्पोर क्या होता है, एक कैसे समझाऊं, ठीक है। फंगस अपन जानते हैं क्या होता है, ब्रेड में फंगस लग जाती है। अगर अपन ने ब्रेड को काफी देर के लिए बाहर रख दिया तो वहां पे फंगस एक स्पोर का फॉर्मेशन करेगी। वो स्पोर क्या होगा, जैसे अपनी ब्रेड है, इस ब्रेड में फंगस लग चुकी है, तो ये फंगस क्या करेगी, एक स्पोर का फॉर्मेशन करेगी और ये स्पोर ग्रो करेगा और एक न्यू फंगस का फॉर्मेशन कर देगा, फंगई का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, तो ऐसे ही ये बहुत सारे स्पोर का फॉर्मेशन करेगी और क्या होगा, बहुत सारे फंगस का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये जो स्पोर है, ये एसेक्सुअल स्पोर इसलिए कहलाए जा रहे हैं क्योंकि इस स्पोर कोई सेक्स ऑर्गन से प्रोड्यूस नहीं हुए। जैसे कि जो स्पर्म है वो भी एक स्पोर ही है, बट वो एक सेक्स ऑर्गन से फॉर्म हो रहा है, ओवम एक सेक्स ऑर्गन से फॉर्म हो रहा है, इसलिए सेक्सुअल है। बट यहाँ पे कोई भी सेक्स ऑर्गन से स्पोर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसलिए इसको एसेक्सुअल स्पोर कहे। और ये स्पोर ग्रो करके न्यू फंगस का फॉर्मेशन करेंगे, इसलिए लिखा हुआ है जो फंगस है वो मल्टीप्लाई करेगी मतलब 1 से 2, मतलब मल्टीप्लाई मतलब मान लो यहाँ पे 5 फंगस है और ये मल्टीप्लाई करके 10 फंगस का फॉर्मेशन कर देगी, मतलब नंबर बड़ा। मल्टीप्लाई करेगी और स्प्रेड भी करेगी, ऐसा नहीं कि अब ये एक ही ब्रेड तक की रहेगी, नीचे एक और ब्रेड प्रेजेंट होगी तो ये फंगस यहाँ पे भी आके ग्रो करने लगेगी। तो ये मल्टीप्लाई करेगी, स्प्रेड करेगी। क्यों हो रहा है ये सब पॉसिबल, क्योंकि फंगस एसेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन कर रही है जो इन सब में हेल्प करता है। सेकेंड है लोअर ऑर्गेनिजम्स। लोअर ऑर्गेनिजम्स किसको कहते हैं, अपन हाई लेवल के ऑर्गेनिज्म से अपने बॉडी में पूरे फंक्शन प्रॉपर अलग अलग ऑर्गन्स परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए अपन हायर ऑर्गेनिज्म से। लोअर ऑर्गेनिजम्स मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स जिनका कोई सिस्टम प्रॉपरली अलग नहीं है, सब एक ही सेल में परफॉर्म हो रहा है, या फिर 2-3 सेल भी है तो इतना ज्यादा डेवलप नहीं है जैसा अपनी ह्यूमन बॉडी में डेवलप है, उसको कहते हैं लोअर। लोअर मतलब समझ ही आ रहा है, लोअर मतलब लो, ऑर्गेनिजम्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि लो है, जिनका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाया है। उसका एग्जांपल है यीस्ट और ये हाइड्रा। अब भाई ये यीस्ट और हाइड्रा क्या है, ये एक लोअर ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल है। कल की क्लास में मैं एक ट्रिक लेके आऊंगी कि कैसे आप इनको याद कर सकते हैं, कल की क्लास या फिर परसों की क्लास या फिर कोई शॉर्ट्स में अपलोड कर दी जाएगी इन सबकी ट्रिक। तो आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके तक आने से कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, 2 एग्जांपल है यीस्ट और हाइड्रा। उनमें अपन ने बडिंग ऑब्जर्व करी है, मतलब क्या होता है इसका। अगर मैं एक हाइड्रा का डायग्राम बनाऊं, और ये अपन ने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है भाई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, वही आज अपन रिवाइज कर रहे हैं। तो मान लो ये हाइड्रा है, हाइड्रा में कुछ टाइम बाद एक बड का फॉर्मेशन होगा, ये क्या है, बड है, ठीक है। अब ये बड ग्रो करेगा, ठीक है भाई, इस बड को ग्रो करवा ले रहे हैं। अब ये बड बॉडी से डिटैच होके एक न्यू बॉडी का फॉर्मेशन कर देगा। ये जो बड है, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो अपन ने बड बनाए थे, ये अब ये न्यू हाइड्रा बन गया और ये अपना पुराना हाइड्रा ये रहा। तो ये बड न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन कर रहा है और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। तो बडिंग एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। अगेन यहाँ पे कोई भी सेक्स ऑर्गन की नीड नहीं है अपन को। तो लोअर ऑर्गेनिजम्स में अपन को बडिंग देखने को मिलती है और लोअर ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल है यीस्ट और सेकंड एग्जांपल है हाइड्रा। ये रिप्रोडक्शन में अपन समझ रहे हैं चीजें। थर्ड है, अब रिप्रोडक्शन ही पढ़ रहे तो अपन को हल्का सा बेसिक जानना पड़ेगा रिप्रोडक्शन होता क्या है। थर्ड है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया फ्लैटवर्म्स कहलाता है।
जब अपन लोग क्लास 11 का 4th चैप्टर एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तब अपन क्लासिफिकेशन में देखेंगे कि एक भाई प्लेनेरिया होता है जिसको अपन फ्लैटफॉर्म कहते हैं। अभी के लिए इतना बस याद रखो, कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एकदम फ्लैट है, मतलब कॉपी के पेज के टाइप फ्लैट है, उसमें रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, तो उसमें होता है ट्रू रीजनरेशन। मतलब अगर मैं आपको ये प्लेनेरिया की बॉडी बनाऊं और मान लो यहाँ से प्लेनेरिया की बॉडी में कट लग गया तो क्या होगा, जो कट लग गया वाला पार्ट अपन ए ले लेते हैं और ये पार्ट बी ले लेते हैं, तो ये दो बॉडी के पार्ट्स अलग डिवाइड हो जाएंगे, ये अपना रहा ए पार्ट और ये रहा बी पार्ट। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, जो ये ए पार्ट होगा वो फुल प्लेनेरिया की बॉडी का फॉर्मेशन करेगा और बी पार्ट में भी जो ये पीछे का पार्ट कट गया था वहां पे भी बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा और इसी प्रोसेस को कहते हैं रीजनरेशन। जनरेशन मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन, जनरेट करना, किसी भी चीज को फॉर्म करना, री मतलब होता अगेन, अगेन अपन ने उसी कटी पिटी बॉडी से नई बॉडी का फॉर्मेशन कर दिया, इसलिए अपन इसको कह रहे हैं रीजनरेशन। इसका एग्जांपल है प्लेनेरिया प्लेटफॉर्म, अपन को रीजनरेशन शो करते हुए दिखेगा। आई होप क्या, आई एम 100% श्योर कि आपको ये रिप्रोडक्शन जो अपन ने अभी पढ़ा लोअर ऑर्गेनिजम्स में 3 टाइप के, वो आपको क्लियर होगा। फंगस में होता है एसेक्सुअल स्पोर से, हाइड्रा और यीस्ट में होता है बडिंग से और प्लेनेरिया में होता है रीजनरेशन से। रिप्रोडक्शन मतलब नए ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन। और मैंने आपको बडिंग रीजनरेशन एंड असेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन डिटेल में अच्छे से समझा दी हूं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकेंड पॉइंट क्या होती है, अब आगे रिप्रोडक्शन को अपन आगे प्रोसीड करते और समझते कि और किस किस ऑर्गेनिजम्स में किस टाइप से रिप्रोडक्शन होता है। तो जो फंगस है, फिलामेंटस एल्गी है और प्रोटोनेमॉर्फोसिस है। अब ये सब क्या है, ऐसा नहीं लग रहा है, तो फंगस अपन को पता है, फंगस लग जाती है, एल्गी भी पता है, काई कहीं पे भी जम जाती है। अभी प्रोटोनेमॉर्फोसिस क्या होता है, तो मोसिस एक प्लांट का टाइप होता है। अभी बस आप इतना याद रखिए, क्योंकि ये सब जो पॉइंट्स है ना ये अपने आगे के चैप्टर्स के, तो अपन इनको और बहुत डिटेल में ऑलरेडी पढ़ने वाले, बस अपन को अभी इनके रिप्रोडक्शन देखना है, तो इस पॉइंट पे अपन को इनको पूरा डिटेल में नहीं समझना है, इसलिए आप याद रखो फंगस, एल्गी और मोसिस एक लोअर प्लांट का टाइप होता है। ये भी मल्टीप्लाई करता है बाय फ्रेगमेंटेशन। वही फ्रेगमेंटेशन मतलब यही होता है कि मान लो ये एक पार्ट है, ये कट गए, और रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन का मीनिंग एक ही होता है, ये पूरे पार्ट अलग इंडिविजुअल्स में ग्रो कर जाएंगे, इसको कहते हैं अपन लोग फ्रेगमेंटेशन। इसके 3 एग्जांपल है, फंगी, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनेमॉर्फोसिस। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है व्हेन इट्स कम टू यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। अब अपन बात करते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की। एनसीईआरटी में यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया, अपन को पता है बैक्टीरिया बस एक सेल से मिलकर बना हुआ रहता है, एल्गी, अमीबा, ये 3 यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के नाम है, बैक्टीरिया, एल्गी और अमीबा। ऐसा नहीं कि एल्गी मल्टीसेल्युलर भी होती है, यूनिसेल्युलर भी होती है, फंगस भी मल्टीसेल्युलर भी होती है, यूनिसेल्युलर भी होती है। क्या मतलब है इनका, मतलब कुछ एल्गी एक सेल से बनी होगी, कुछ एल्गी बहुत सारे सेल से बनी होगी, कुछ फंगस एक सेल से बनी होगी, कुछ फंगस बहुत सारे सेल से बनी होगी। तो ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है। इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन सिनोनिम्स है, मतलब मीनिंग सेम है, किसके, ग्रोथ के। मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन की बात करें या फिर ग्रोथ की बात करें, दोनों सेम होता है, दैट इज इंक्रीज इन नंबर। इंक्रीज इन नंबर क्या हो रहा है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में हो रहा है। ये बड़ा बना, ये 2 सेल बने, मतलब सेल का नंबर इंक्रीज हुआ, 1 से 2 बना, बट इसी टाइम रिप्रोडक्शन भी हो गया, नए ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन भी हो गया। इसलिए क्या होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। इन सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट दीज 2 टर्म, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। वही कह रहा है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में अपन डिफरेंशिएट नहीं कर पाते 2 टर्म, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को। अपना अब
अब अपने पास ये पॉइंट आ रहा है कि अपन ने फर्स्ट लाइन में पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मतलब भाई अगर ये प्रॉपर्टी नहीं है तो ये लिविंग नहीं हो सकता। आइए अपन जानते हैं कि क्यों ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अपन ने देखा होगा म्यूल्स, म्यूल्स क्या होता है, जब डंकी और हॉर्स का क्रॉस करवाते हैं तो एक ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है, उसको अपन लोग कहते हैं म्यूल्स। ठीक है, आप या फिर आप अभी इस क्लास के बाद गूगल में जाके तुरंत सर्च करना म्यूल्स क्या होता है, आपको फोटो से क्लियर हो जाएगा। स्टेराइल वर्कर बीस और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, आपने देखा होगा आपके सराउंडिंग में कि कुछ कुछ कपल परेशान रहते हैं कि उनको बेबी नहीं हो पा रहा है, वैसे कपल को क्या कहते हैं, इनफर्टाइल। इनफर्टाइल मतलब होता है इन मतलब अपसेट, फर्टाइल मतलब होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये क्लास 12 का टॉपिक है बट फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, मतलब स्पर्म और ओवम के मिलने की प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। वहीं से जाइगोट बनेगा और न्यू बॉडी का फॉर्मेशन होगा। बट क्या होता है, कुछ कपल में फ्यूजन नहीं हो पाता, इसलिए कपल्स को इनफर्टाइल कपल कहते हैं। तो जब फ्यूजन ही नहीं होगा तो जाइगोट ही नहीं बनेगा, बेबी का फॉर्मेशन या फिर ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब क्या होता है, स्टेराइल वर्कर बीस क्या होती है। स्टेराइल मतलब होता है, ये लिखा है मैंने, स्टेराइल मतलब होता है अनेबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, मतलब वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। तो अब आपको समझ आ ही गया होगा कि म्यूल्स में लिविंग है, जो फर्टाइल जो कपल है, जो इनफर्टाइल है, जो अपना बेबी का फॉर्मेशन नहीं कर पा रहे, लिविंग तो वो भी है भले ही वो इनफर्टाइल हो। या फिर आपने देखा होगा ये हनी बीज की एक क्लास 12 का टॉपिक है, ये जेनेटिक्स, उसमें अपन लोग डिटेल में बात करते हैं वर्कर हनी बी, क्वीन हनी बी, उनका रिप्रोडक्शन सिस्टम पूरा। बट अभी आप याद रखिए कि हनी बीज में एक कैटेगरी होती है स्टेराइल वर्कर बीज, मतलब वो काम करती है बट वो बेबी का फॉर्मेशन नहीं कर पाती है, बट वो लिविंग रहती है। तो लिविंग के लिए रिप्रोडक्शन भी क्या हुआ, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हुई, मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं बट कुछ ऑर्गेनिजम्स, इनमें से 3 एग्जांपल है, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। इट डजंट मीन कि लिविंग नहीं है, इसलिए क्या है, रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो एक अपने जैसा ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन कर पाए। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से कंप्यूटर है, वो जैसे अपने जैसा ऑफस्प्रिंग का फॉर्म नहीं कर पाएगा, इसलिए ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है बट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्योंकि कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो कैपेबल नहीं होते रिप्रोडक्शन के लिए, इसलिए ही जो रिप्रोडक्शन है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, जो मैंने आपको फर्स्ट ही वीडियो के इस टॉपिक को स्टार्टिंग में बताया था, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। आई होप कि आपको ये टॉपिक 100% क्लियर हो गया होगा। ये 2 पॉइंट, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ को क्यों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह रहे, क्यों कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कह रहे, ये समझ आ गया होगा। आगे के टॉपिक में भी ऐसे ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जो अपन को लगता है कि यार ये लिविंग में होनी ही चाहिए तभी लिविंग कहलाएगा, बट आगे आपके कई सारे कंफ्यूजन्स क्लियर होंगे कि ऐसा नहीं है कि यही लिविंग कहला रहा है, अगर यही प्रॉपर्टी होगी तो लिविंग कहलाएगी, अदरवाइज नहीं कहलाएगी। तो आगे कल की क्लास में अपन इसी चैप्टर को प्रोसीड करेंगे और ये पूरा चैप्टर लॉक कर देंगे कि सॉरी ये पूरा टॉपिक लॉक कर देंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी है जो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है जो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। आई नो ये टॉपिक हल्का सा बोरिंग लगता है, मुझे भी लगता था जब मैं पढ़ती थी तब, बट इससे प्रॉपर वे में आपको क्लास 11th में कोई भी एक्सप्लेन नहीं करेगा। एक एक एनसीईआरटी की लाइन एक्सप्लेन करी जा रही है, हर चीज को इलेबरेट करके आपको समझा रही हूँ, एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। ये जो अभी अपन ने रिप्रोडक्शन में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़े, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगी ट्रिक में, जिसमें मैं आपको ट्रिक से एक्सप्लेन कर दूं, या फिर एक शॉर्ट वीडियो अपलोड हो जाएगी, कुछ भी ऐसा करके आपके सामने मैं ये एक ट्रिक भी लेके आऊंगी कि कैसे याद रखें कि कौन से ऑर्गेनिजम्स किस टाइप का रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहे हैं।
तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वेदा कॉम्प्लेक्स में आके विजिट कर सकते हैं। ये भवरकुआ इंदौर लोकेशन में प्रेजेंट है। और अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो आपको मैं खुद हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूंगी, जिसमें मैं एक खुद लिख के नोट्स बनाऊंगी, जिसमें हर एक चीज मेंशन होगी। कुछ एनसीईआरटी के बाहर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि रेफरेंस बुक में काफी कुछ रहता है जो काम का नहीं रहता, बट अपन को पढ़ना पड़ता है क्योंकि अपन को समझ नहीं आता कि किसको अपन लोग इम्पोर्टेंट पे कंसिडर करें, किसको नहीं करें। तो उन सब चीजों का एक्सपीरियंस है हमारी कोचिंग में कि किसको अपन को अपने नोट्स में प्रोवाइड करना है, किसको नहीं करना है, ताकि आपका टाइम बचे, स्कोरिंग आपके आंसर्स बन पाए और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। एनसीईआरटी पूरा कोर, पूरा बेसिक आप समझ जाए, ताकि आफ्टर 12 अगर आप नीट फोकस कर रहे हैं, नीट का एग्जाम क्रैक करना चाह रहे हैं, तो आज से ही आप नीट के लेवल की तैयारी अपनी चालू रखें बोर्ड्स की प्रिपरेशन के साथ साथ। So that's it for my side. Thank you for watching this video. See you tomorrow.